अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाह बुखारी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर कैसे पहुंचा, कौन उसका ज़िम्मेदार है। नंबर दो, 2023 के साल में आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नंबर तीन, क्या टेक्नोक्रेट हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि मुल्की असासे कैसे तबाह किए जाते हैं और उसके बाद वो फ़रोख्त हो जाते हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे तज़किरा करूँगा अपना मुशाहिदा, अपना तजर्बा जो मुझे बैंक की लंदन ब्रांच में पेश आया, जिसे आप बखूबी समझ जाएंगे कि मुल्की असासों को, मुल्की इदारों को कैसे तबाह किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले मौजू की तरफ। पाक सरजमीन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर कैसे पहुंचा, कौन उसका ज़िम्मेदार है। इस सिलसिले में काफ़ी डिबेट हो चुकी है और बड़े अरसे से ये डिबेट जारी है। जब से रजीम चेंज हुआ था उस वक्त से ही ये डिबेट बहुत शद्दुमत से जारी रही है। इस सिलसिले में सबसे पहला बयान जो आया था वो FBR के एक्स चेयरमैन शबर जैदी की तरफ से था, जिनका बयान था कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और इसके साथ साथ मिफ्ता साहब का भी बयान आता रहा। ख़ान साहब भी इस सिलसिले में हमें बताते रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इसी रास्ते पे चलता रहा तो एक ना एक दिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन इसहाक डार साहब, उनका बयान कुछ और आया है। पिछले हफ्ता उन्होंने, पिछले बुध की बात है, उन्होंने एक ख़िताब फरमाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं वो दर हकीकत पाकिस्तान के दोस्त नहीं, पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। यहाँ ये बात गौरतलब है कि अगर कोई शख्स आपको आने वाले ख़तरे से आगाह करता हो कि अगर आप इसी रास्ते पे चलते रहे तो आपके आगे खाई भी आ सकती है, आप उसमें गिर भी सकते हैं, तो वो दोस्त होता है या दुश्मन होता है, ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये तो मंतक है डार साहब की, लेकिन उनका बयान जो उन्होंने दिया पिछले हफ्ते कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, उस पर BBC उर्दू का एक आर्टिकल मेरी निगाह से गुज़रा। मैं चाहता हूँ उसके चीदा चीदा सेंटेंसेस आपको बताऊँ। आर्टिकल तो काफ़ी बड़ा है, इतना टाइम नहीं है, तो उसके चंद सेंटेंसेस आपके सामने गुजार करता हूँ। BBC उर्दू का आर्टिकल, उसका उन्वान है डिफ़ॉल्ट का कोई इम्कान नहीं, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दावे की हकीकत क्या है। आर्टिकल आगे चल के कहता है, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होने से न सिर्फ सरमायाकारी मुतासर हुई है बल्कि माली खसारा बढ़ने से रुपए की कदर के मुकाबले में डॉलर भी आसमान से बातें कर रहा है। मुल्की करेंसी इस वक्त डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है, जिसकी दीगर वजूहात के अलावा एक सबसे बुनियादी वजह इम्पोर्ट बिल में इजाफा है। यह आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है और दरामदी बिल में इजाफा होने की वजह से डॉलर की तलब में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। डेफिनेटली डॉलर की कदर में इजाफे के बायस जहाँ तजारती और माली खसारा बढ़ा है, वहीं मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी खातिर ख्वाह कमी आई है। पाकिस्तान को इस वक्त कहीं से काबिल ज़िक्र माली इमदाद या कर्ज नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिर रहे हैं। पाकिस्तान को आइंदा चंद माह के दौरान बैरूनी कर्ज की मद में 30 अरब की अदायगी करनी है। तो हम इस कर्ज की अदायगी के करीब आते ही पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात और क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे को मुस्तरद कर दिया गया है। यह हवाला उस ख़ताब का है जो इसहाक डार साहब ने किया था पिछले हफ्ते। आगे आर्टिकल कहता है, मगर जब अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान को 30 से 32 अरब रुपए की ज़रूरत होगी अदायगी करने के लिए और उसके मरकज़ी बैंक में ज़र मुबादला के ज़खायर 6 अरब डॉलर या उससे भी कम के होंगे
और उनमें से भी ज़्यादातर चीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक से इस शर्त पर ले रखे होंगे कि ये काबिल खर्च नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा? आगे वो कहता है, वाज़ेह रहे कि इन दोस्त ममालिक ने ये पैसे इस शर्त पर पाकिस्तान के पास रखवाए हैं कि वो उनको खर्च नहीं कर सकता। तो क्या इसका ये मतलब लिया जा सकता है कि काबिल खर्च डॉलर्स के कम होने की वजह से पाकिस्तान बैरूनी कर्जा जात पर डिफ़ॉल्ट कर सकता है? आगे चल के वो कहते हैं, इस बारे में हमने चंद माशी माहिरीन से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या जब पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं रहे कि वो आने वाले चंद माह में वाजिबुल अदा कर्जे वापस कर पाए और साथ ही अशाए ज़रूरिया की दरामद भी न कर पाए, तो पाकिस्तान दिवालिया होने से कैसे बच सकता है? माहिरीन माशियात की तरफ से उनके ख्यालात लिखते हैं। वो कहते हैं, उनके ख्याल में पाकिस्तान के ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा कर्जे हैं, जो कर्ज उसने आइंदा चंद माह में अदा करने हैं, वो रोल ओवर हो जाएगा, यानी उनके अदा करने की मुद्दत में इजाफा हो जाएगा। नंबर 2, इसके साथ साथ ये उम्मीद भी है कि पाकिस्तान को IMF का अगला प्रोग्राम मिल जाएगा और IMF का प्रोग्राम मैच्योर होने से भी हमें डॉलर्स मिल जाएंगे और इसके बाद कुछ दोस्त ममालिक से हमें मज़ीद पैसे भी मिल जाएंगे। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में हो ही नहीं रही और तरसीलात ज़र में सरकारी ज़राए के ज़रिए भी डॉलर के ब्लैक होने की वजह से कमी आई है। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि जब डॉलर ओपन मार्केट में 253 से ऊपर हो तो कोई क्यों बैरून मुल्क से बैंकों के ज़रिए से 220 के करीब डॉलर भिजवाएगा। ये वही बात है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में की थी। शायद जिन्होंने भी अब वो वीडियो देखी हो उनको अंदाज़ा होगा, मैंने उसमें तस्करा किया था कि डॉलर के गायब होने का, डॉलर के मार्केट से निकलने का सबब यह होता है, या बैंकों में उसकी कमी का सबब, एक सबब, जहां और भी बहुत से असबाब हैं, एक सबब ये भी है कि मार्केट रेट में और डॉलर के बैंक रेट में कुछ ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फासला होता है। तो लोग बैंकों के ज़रिए से डॉलर भेजने की बजाय वो कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह हवाला, हुंडी वगैरह वगैरह के ज़रिए से ओपन मार्केट में अपने डॉलर जो हैं वो सेल करें। और उस सूरत में होता यह है कि बैंक का, हुकूमत के पास डॉलर कम होते हैं और मार्केट में ज़्यादा होते हैं, और वहाँ से कुछ ऐसी ताकतें जो स्मगलिंग में मुलविस हों, या कुछ लोग जो अपना काला धन कहीं पार्क करना चाहें किसी सेफ हेवन में, वो वहाँ से डॉलर बाय करते हैं और जब उनको ज़्यादा प्राइस भी देनी पड़ती है तो वो उसको देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने तस्करा किया था, जनाब मलिक बोस्तान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान से लोग इधर आते हैं, अपना माल बेचते हैं और यहाँ से जो रुपया, जिस रुपये से वो जो रुपया हासिल करते हैं माल बेचकर, उससे वो मार्केट से भी 30 रुपये ज़ायद देकर डॉलर उठा के ले जाते हैं और वो अफ़गानिस्तान में डॉलर चला जाता है। तो इस आर्टिकल के मुताबिक डार साहब को उम्मीद है, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, उन्हें सिर्फ ये उम्मीद है कि कर्ज़े रोल ओवर हो जाएंगे, IMF का प्रोग्राम मिल जाएगा और उसके बाद दोस्त मुल्कों से भी कर्ज़ा मिल जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि यही तो इन लोगों की पॉलिसी है कि कर्ज़ा लो और वक्त गुजारो। यही सब कुछ तो ये हुकूमतें पिछले 40-50 साल से करती आई हैं। एक और आर्टिकल जिससे पता चलता है कि जिन ममालिक की इकॉनमी डूबी होती है उनकी हुकूमतों की पॉलिसी में कितनी ममासलत पाई जाती है। ये आर्टिकल फाइनेंशियल टाइम्स का है जो ये बता रहा है कि इजिप्ट के हालात क्या हैं। इजिप्ट की करेंसी डी वैल्यू हो रही है, उन्हें डॉलर्स दस्तयाब नहीं, उनके बिजनेसेस डूब रहे हैं, पोर्ट्स पर सामान डॉलर ना होने की वजह से रुका हुआ है, उनके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 13 बिलियन के लगभग हैं जो सऊदिया, UAE, कतर से मांगे तांगे के हैं, जैसे पाकिस्तान के हैं। IMF ने उनका 3 बिलियन लोन अप्रूव किया है और जो मुआहदा किया है उसकी बुनियादी कमिटमेंट यह है कि उनकी गवर्नमेंट अपनी डॉलर रेट को फिक्स करने की पॉलिसी को चेंज करेगी
اور فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ کی پالیسی کو اپنائے گی، جس میں مارکیٹ فورسز ڈالر کے ریٹ کو ڈٹرمن کریں۔ یہ وہی خرابی ہے جو پاکستان نے بھی اپنائی ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ڈالر کے ریٹ کو فکس کیا ہوا ہے۔ اب یہاں یہ بڑی ایک جاننے والی بات ہے، یہ بحث طلب موضوع ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ان ممالک میں جن کی اکانومیز بڑی بری طرح ڈوبی ہوئی ہیں، یہاں کے حکمران جو ہیں وہ ڈالر کو بینک ریٹ ڈالر کا وہ کیوں فکس کر کے رکھنا چاہتے ہیں، کیوں نیچے کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک لمبا موضوع ہے، کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہے۔ ایک مختصر سی بات اس میں کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں، وہ یہ کہ میں یہ کسی پہ بلیم نہیں کر رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو اوپر کی کلاسز ہیں، جو حکمران طبقات ہیں، ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے۔ جیسے کہ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ پیسہ ہائر کلاسز کے پاس تو اتنا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کو رکھیں کہاں، اور جو نچلے طبقات ہیں ان کے، یعنی جو غریب طبقات ہیں یا مڈل کلاس ہے، ان کو 2 وقت کی روٹی بھی پوری کرنی مشکل ہو رہی ہے۔ تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، وہ اس کو کہیں پارک کرنا چاہتے ہیں۔ اب اسے پارک کرنے کے لیے وہ اپنے ملک کی کرنسی میں تو پارک نہیں کریں گے، سیف ہیون میں، وہ ظاہر ہے اس کو کسی فارن کرنسی میں لائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے، یہ بلیم نہیں ہے لیکن ایک پاسبلٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہو کہ وہ جو حکمران طبقات ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، جان بوجھ کے بینک ریٹ کو کم رکھتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں ڈالر آئے، اپنے ملک کے بینک میں جانے کی بجائے مارکیٹ میں ڈالر آئے، اور ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، یہ اس ڈالر کو بائی کر سکتے ہیں، اور بائی کرنے کے بعد یہ اس کو کہیں بھی ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ اگین میں یہ کہوں گا، یہ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک جسٹ ایک مفروضہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ تو ڈار صاحب آگے کیا کرتے ہیں یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا۔ یہاں ہم نے بات کرنی تھی کہ پتہ چلے کہ ڈیفالٹ تک پہنچے کیسے، اور ڈیفالٹ کے ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ دیکھیے، وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ سلسلہ نہیں ہے کہ 1 سال کے اندر 8-10 مہینے میں یا پچھلے 3-4 سال میں ہی یہ ملک جو ہے یہ ڈیفالٹ کے دہانے پر جا پہنچا۔ یہ نتیجہ ہے ان 40-50 سال کی پالیسیوں کا، ان معاہدوں کا جو کیے گئے، ان قرضوں کا جو لیے گئے، اور جو کچھ کیا جاتا رہا، وہ قرض کہاں خرچ کیا جاتا رہا، اس کو کیسے اڑایا گیا، یا بعض الزامات ہیں کہ اس کو کیسے سمیٹا گیا اور اپنے نام سے باہر کے ملکوں میں بھیجا گیا۔ تو یہ الزامات لگتے رہے، ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال یہ الزامات لگے۔ تو اب ان کے ذمہ دار کون ہیں، یہ میں نے آپ سے کہا تھا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ذمہ دار کون ہیں۔ اگر ان کے ذمہ داران کو ڈیفالٹ کے ذمہ داران کا آپ نے پتہ کرنا ہو، اس کی نشاندہی کرنی ہو، تو آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا۔ یہ سب لوگ ایک چھت کے نیچے جمع ہیں، اور جس بلڈنگ کی یہ چھت ہے اس کا نام ہے نیشنل اسمبلی۔ آپ ان سب کو قومی اسمبلی کی ایک چھت کے نیچے جمع دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جو پچھلے 40-50 سال سے حکومت میں ہیں، اور آج ہم جس کیفیت سے گزر رہے ہیں یہ انہی کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ معاہدے، یہ بجلی بنانے کے معاہدے، یہ گیس بائی کرنے کے معاہدے، یہ بڑی بڑی سڑکیں، یہ بڑے بڑے بے تکے اور بے ڈھنگے، بے ہنگم، بے مقصد، بے فائدہ قسم کے پروجیکٹس، جس میں عوام کا پیسہ بہت اور بے تحاشا اٹھا اور عوام کو حاصل کچھ نہیں ہوا، یہ سب انہی لوگوں کا کیا دھرا ہے۔ لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ ذمہ دار یہ لوگ بھی نہیں ہیں۔
तो ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार आप हैं, मैं हूँ, आवाम है, जिन्होंने अपने वोट के ज़रिए से इनको इतनी ताकत दी कि ये असेंबली में गए और इन्होंने वो मुआहदे किए, वो पॉलिसियाँ बनाई, पाकिस्तान को जो माशी तरक्की के रास्ते पर था उसको डीरेल किया। दर हकीकत ये कसूर उनका नहीं, ये हमारा है, ये आवाम का है कि जिनको मौका मिला कि वो सही लोगों को इंतखाब करते और असेंबली में भेजते और वो सही फैसले करते, लेकिन उन्होंने इन लोगों का इंतखाब किया। आपको याद रखना चाहिए कि एक वक्त की बिरयानी खा लेने के बाद किसी एक शख्स को एक वोट दे देने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसे एक वोट दिया। आपके लिए ये एक वोट और एक दिन का मामला होगा, लेकिन ये आपका एक वोट आपके लिए 5 साल की मुसीबतें लेकर आता है। तो ये एक वोट देना, उससे पहले बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। दरअसल ये आप वोट नहीं दे रहे, ये आप उसके हाथ में वो कलम दे रहे हैं, वो ताकत दे रहे हैं कि जिससे वो आपकी और आपके आने वाली नस्लों की किस्मतों के फैसले करेगा, वो कर्जे लेगा या आपकी तकदीर को संवारेगा, वो बड़े बड़े मुआहदे करेगा या पिछले किए हुए मुआहदों को ख़त्म करेगा। ये उस वोट की वजह से होता है जो आपको एक मौका मिलता है एक बार, लेकिन 5 साल तक वो उस एक वोट की कीमत आपको अदा करता रहता है या आपको भुगतनी पड़ती रहती है। तो सबसे पहले तो आपको ये इरादा करना चाहिए कि जैसे ही इंतखाबात का बिगल बजे, जिसकी बाद लोग तवक्को भी कर रहे हैं कि जल्दी हो सकता है, तो आपने सोच समझ के फैसला करना है कि ये वोट किसकी अमानत है, किसको दिया जाए, कौन है जो इसका अहल है। और सीधी सी बात है कि जब एक शख्स को एक बार आजमा लिया, 2 बार आजमा लिया, 3 बार आजमा लिया, तो अब तो मेरा ख्याल है तौबा कर लेनी चाहिए और किसी और को ट्राई करना चाहिए। हमारा अगला मौजू है 2023 का साल आवाम के लिए क्या मुश्किलात ला सकता है। ज़ाहिर है इन मुश्किलात का ताल्लुक महंगाई से है, कर्ज़ों की किस्तें देनी है, IMF से प्रोग्राम लेना है, उसकी भी आगे किस्तें अदा करनी होंगी। तो IMF से प्रोग्राम लेंगे तो उसकी शराइत भी मानेंगे, उसकी शराइत मानेंगे तो हर चीज़ की कीमत में इजाफ़ा होगा, बिजली की कीमत में इजाफ़ा होगा और पेट्रोल की कीमत में ऑलरेडी उसकी लेवी बढ़ा दी गई है, डबल कर दी गई है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। मौजू ज़रा बड़ा है और उसके लिए मैं आपको कुछ हवाले भी देना चाहता हूँ जो मुख्तलिफ़ BBC उर्दू के या और दूसरे अखबारात के भी, और तफसील से इस पर बात करना चाहता था। तो अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मुझे उम्मीद है कि आप मौका देंगे कि मैं अगली वीडियो में अपने अगले 3 मौज़ूआत पर बहस करूं, उसको हम डिस्कस करें कि 2023 का साल आवाम के लिए क्या मुश्किलात ला सकता है और क्या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देगी और मुल्की असासे कैसे तबाह किए जाते हैं और फिर वो फ़रोख्त हो जाते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाह रहा था अपना ज़ाती तजर्बा जो मुझे 90 की दहाई में बैंक की लंदन ब्रांच में पेश आया, जिसे आप बखूबी समझ जाएंगे कि मुल्की असासों को, मुल्की इदारों को कैसे तबाह किया जाता है और उसके बाद वो फ़रोख्त हो जाते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि अगली जो वीडियोज़ आएँ वो आपको उसकी नोटिफिकेशन फौरी तौर पे मिल जाए, आप उसको फौरी तौर पे देख सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। कोई चीज़ अच्छी देखें आप उसके बारे में कमेंट कीजिए, कोई चीज़ गलत देखी आप उसके बारे में कमेंट कीजिए, ताकि उसमें बेहतरी लाई जा सके। तो अब इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।